केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी। महायुद्ध देख रहे हैं आप। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपको खबरों के पीछे का मास्टर एंगल समझाने का। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले ईरान को दहला रहे हैं। बीती रात उसने घंटों तक ईरान की लाइफलाइन यानी तेल के भंडारों को निशाना बनाया और अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अपने ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तेहरान में एक के बाद एक मिसाइलें गरज रही हैं, मिसाइलें गिर रही हैं और उसका निशाना है ईरान के तेल भंडार। इजराइल टारगेट अटैक कर रहा है। उसे पता है कि अगर ईरान को घुटनों पर लाना है तो तेल का खेल बदलना होगा। और दूसरी तरफ ट्रंप है जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का दूसरा राउंड शुरू करने की तैयारी में लगे हैं। खबर है कि अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। When you're the first to arrive, तबाही अब जमीन it's पर not enough to दिखेगी। be ready. You have to be relentless. It's our job to control the ground. लेकिन अमेरिका हवाई हमलों में किसी तरह की कमी भी नहीं कर रहा। उसने बहरीन में मौजूद अपने फौजी अड्डों से ईरान पर धुआंधार मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। और इस मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिकी ग्राउंड वॉर के पीछे की हकीकत क्या है, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों के धमाके थम नहीं रहे। हर घंटे विध्वंस की नई तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप के दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा है। 9 दिन से ईरान पर बारूद बरसा रहे ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने खुले तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में यह जरूर कह दिया कि ईरान के पास इसके बाद वक्त नहीं बचेगा। I said unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. सूत्रों का दावा है कि ट्रंप ने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ब्लूप्रिंट पेश किया गया। खबरों की माने तो अमेरिका और इजराइल इराक के रास्ते ईरान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें उनका साथ कुर्द लड़ाके दे सकते हैं। इराक ईरान का पड़ोसी मुल्क है और उससे एक लंबी सीमा साझा करता है। इराक का जो हिस्सा ईरान से लगता है वहां कई अमेरिकी बेस हैं और ईरान के पास वाले इस हिस्से पर कुर्द लड़ाकों का दबदबा माना जाता है। दावा है कि हजारों कुर्द फाइटर ईरान की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतार देंगे। इस बीच एक चर्चा है कि कुर्द लड़ाकों के जरिए अमेरिका ईरान में एंट्री ले सकता है। हालांकि अमेरिका के इस प्लान के लिए तुर्की राजी नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों को अगर अमेरिका का साथ मिला तो वो उस पूरे इलाके में हावी हो जाएंगे और कुर्दों की मांग तुर्की, ईरान और इराक वाले कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग कुर्दिस्तान बनाने की है। यानी अगर अमेरिका कुर्दों की मदद से ईरान की तरफ बढ़ा
तो बदले में उसे कुर्दिस्तान की मांग माननी होगी। लेकिन इसके लिए ना तो इराक राजी होगा ना ही तुर्की। हालांकि ट्रंप का एजेंडा क्लियर है, अब नाकाम होना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वो ईरान में जल्द ही अपने सैनिकों को उतारने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टनर नेतन्याहू ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן, לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עימה בשלום. אבל בסופו של יום, השחרור מעול העריצות, השחרור הזה יהיה תלוי בכם, בני העם האיראני האמיץ ולמוד הסבל. אני מאמין שאם תתייצבו ברגע האמת, हालांकि अमेरिका और इजराइल के इन हमलों के बावजूद ईरान डटकर खड़ा है। पहले दिन खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान फिर से झुकने को तैयार नहीं है और इसी बात से अमेरिका और इजराइल दोनों चिंता में हैं, दोनों परेशान हैं और ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने अब समंदर में चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। उसने अपने 3 युद्धपोत ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में उतार दिए। एक दिन पहले ही उसने यूएसएस जॉर्ज बुश को भी अरब सागर में ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी ईरान को चारों तरफ से घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अमेरिका ईरान को कई देशों से एक साथ दहलाना चाहता है। क्या है अमेरिका का ये विध्वंसक प्लान, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अमेरिका की तैयारी ये बता रही है कि उसका इरादा पक्का है। वो ईरान पर हर कीमत पर कंट्रोल चाहता है, लेकिन ये उसके अकेले के चाहने से संभव नहीं। इसलिए अमेरिका इसमें खाड़ी के बाकी देशों की मदद ले सकता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ट्रंप इजराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई, इराक और अरब सागर में ईरान पर चौतरफा वार कर सकते हैं। ये वो जगह हैं जहां पहले से ही अमेरिका की मौजूदगी है। कहीं उनके सैन्य ठिकाने हैं तो कहीं युद्धपोत तैनात है। यानी अमेरिका पहले से ही ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह बनाकर बैठा है और अब बस उसे दबोचना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत बड़े स्तर का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत इजराइल से होगी, जो ईरान से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि यहां से स्पेशल फोर्स को ईरान के पश्चिमी हिस्से में उतारा जा सकता है। सैनिक कैसे उतारने हैं, कौन सी जगह सेफ है, इसका खाका मोसाद ने तैयार कर लिया है। ऑपरेशन में जॉर्डन के एयरबेस का इस्तेमाल भी हो सकता है। यह भी ईरान से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। जॉर्डन अमेरिका का सहयोगी है, वहां अमेरिका के रणनीतिक ठिकाने भी हैं। अमेरिका के इस प्लान में कतर भी शामिल हो सकता है। वो भी ईरान से सिर्फ 500 से 700 किलोमीटर दूर है। कतर की अमेरिकी बेस में 10,000 यूएस सैनिक मौजूद हैं। साथ ही यूएई से भी ग्राउंड ऑपरेशन की उम्मीद है। इराक में तो खुर्द लड़ाकों ने पहले ही ईरान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। रही बात अरब सागर की, तो वहां से अमेरिका समुद्री घेरा बनाकर बैठा है। अरब सागर में उसके 3 महाविनाशकारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। और इन हमलों या ग्राउंड ऑपरेशन के पीछे का मकसद सिर्फ एक है, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना। अमेरिका का अंदेशा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसने परमाणु की स्टोरेज कहां की है ये पता नहीं चल पा रहा है। और इसी परमाणु स्टोरेज का पता लगाने के लिए अमेरिका ने घातक बमबारी की। पिछले 9 दिनों में वो B-2 बॉम्बर तक से बारूद बरसा चुका है, लेकिन उसके हाथ ईरान का परमाणु भंडार नहीं लग पाया। लेकिन अब वो इसके लिए बेताब है। ट्रंप क्यों छटपटा रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। खाड़ी को सुलगाने वाले इन 2 नेताओं के चेहरे देखिए। ईरान को नेस्तनाबूद करने के बावजूद ट्रंप और नेतन्याहू के चेहरों से चिंता का भाव गया नहीं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हाथ अब तक वो नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी।
खुफिया एजेंसियों का दावा है कि खामेनेई पहले इस खतरे को भांप गए थे, इसलिए उन्होंने ईरान के परमाणु भंडार को दबे पांव शिफ्ट करवा दिया था। यही परमाणु भंडार ट्रंप की चाहत है, हसरत है, और इसे पाने के लिए ही वो ईरान का जर्रा जर्रा दहला रहे हैं। लेकिन इतने भीषण हमलों के बावजूद अमेरिका और इजराइल के हाथ खाली हैं, क्योंकि दावा है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम पहले ही पिकेक्स की पहाड़ियों में शिफ्ट किया जा चुका था। यह इलाका बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज माना जाता है। इसे नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से सुरंगों के जरिए जोड़ा गया है। पहाड़ी की तलहटी में करीब 328 फीट नीचे स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। इसी जगह पर संवर्धित यूरेनियम स्टोर होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 400 किलो यूरेनियम रखा गया है। अमेरिका इस पर कब्जा चाहता है, लेकिन धमाकों से बात बिगड़ सकती है। अगर रेडिएशन फैला तो न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया पर संकट आ जाएगा। इसी वजह से ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जा रही है। सैनिकों को भेजकर यूरेनियम हटाने का विकल्प देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक की आड़ में मिशन चल सकता है। इससे यूरेनियम भी कब्जे में आएगा और जोखिम भी कम होगा। तो बात ग्राउंड ऑपरेशन की जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों के हाथ अब भी खाली है। ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना लग रहा है, क्योंकि ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ऊपर से अमेरिका के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना बिल्कुल नया अनुभव होगा। उसके सामने कई चुनौतियां हो सकती हैं। सुनिए इस पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं। ईरान की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि वहाँ पे ग्राउंड इन्वेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आज तक कोई देश वहाँ ऐसा नहीं कर पाया, अलावा मंगोल्स के 6वीं-7वीं शताब्दी में। दरअसल में ईरान 3 तरफ से जागरोत पर्वत की एक न टूटने वाली श्रृंखला से घिरा हुआ है। वहाँ की पेचीदगियां सिर्फ वहाँ रहने वाले कुर्द जानते हैं या ईरानी जानते हैं, अमेरिका नहीं जानता। और अमेरिका अगर उनको क्रॉस भी कर लेता है तो उसके बाद वहाँ पे एक मरुस्थल है, एक रेगिस्तान है जिसमें फंस के रह जाएंगे। और दूसरी बात यह कि ईरान का जो अवाम है वो अमेरिका के खिलाफ है। वहाँ की बची कुची आर्मी भी लाखों में है, और उस आर्मी को कंट्रोल करना, उसके ऊपर विजय हासिल करना अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ डिफिकल्ट होगा, और ये भारी पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। हालांकि ये बात सिर्फ न्यूक्लियर वॉर की नहीं है, अब दोनों देशों के बीच वाटर वॉर भी छिड़ते दिख रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका साजिश के तहत उनके लोगों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा करना चाहता है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसका हवाला देकर, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है। उनके कई प्लांट एक एक कर निशाना बनाए गए ताकि ईरान और ईरान के लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाए। और ये हमले अब चारों तरफ से हो रहे हैं। 9 दिनों से जारी जंग में यूएई ने पहली बार ईरान पर पलटवार किया। ईरान का दावा है कि अमेरिका के इशारों पर यूएई ने भी उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ही निशाना बनाया। हालांकि इस हमले के कुछ देर बाद ही यूएई ने सफाई भी दी, यह हमला उसकी तरफ से नहीं किया गया। खैर बात जो भी हो, बड़ी बात यह है कि हमला हुआ और वाटर प्लांट पर ही हुआ। मतलब अब बूंद बूंद की जंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें बयां कर रही है। ईरान ये दुहाई दे रहा है कि खाने पीने जैसी मूलभूत चीजों को रोकना या तबाह करना मानवाधिकारों के खिलाफ है, और अमेरिका या किसी भी दूसरे देश को इसका अधिकार नहीं है। क्या ये वाकई अंतर्राष्ट्रीय और मानवाधिकारों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है? चलिए इस पर विदेश मामलों के जानकार दीपक वोहरा का पक्ष आपको सुनवाते हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने अब उसके वाटर डिसैलिनेशन, तो वो कहता है कि इसने नष्ट कर दिया हमारा एक प्लांट। ये होता है फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ध्वस्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल सोचते हैं अगर हम ये करेंगे, ये एक तरीका है कि ईरान अपने घुटने हमारे साथ टेक देगा। ईरान कहता रहता है मैं लड़ूंगा, 100 साल लड़ूंगा, करोड़ साल लड़ूंगा, लेकिन उसकी क्षमता
मार खाने की सीमित होती है, हर देश की सीमित होती है। अमेरिका जिस तरह से ईरान पर बारूद बरसाकर सारी हदें तोड़ रहा है, उससे दुनिया के कई देश ईरान के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। इसमें चीन का नाम भी शामिल है। चीन अपनी जलन 1 सैटेलाइट से अमेरिका की हर हरकत पर अंतरिक्ष से नजर बनाए हुए वो ये देख रहा है कि अमेरिका का कौन सा विमान कब और कहां जा रहा है, और चीन के पास अमेरिका के हर कदम की अल्ट्रा HD 4K वीडियो है। यानी अमेरिका का छिपना अब नामुमकिन हो गया है। और इसी वजह से चीन इशारों में अमेरिका से यह कह रहा है कि जंग फौरन रोक दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सीधे धमका भी रहे। 面对陷入战火的中东，我想说的是，这是一场本不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。中方愿再次呼吁，立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。拳头硬不等于道理硬，世界不能退回丛林法则。 खबरें तो ये भी हैं कि अंदर खाने ईरान को रूस की मदद भी मिल रही। दावा था कि पुतिन ने 2 दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। कहा जा रहा है कि पुतिन की मदद से ईरान अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। और जैसे ही बात पुतिन की आई, जेलेंस्की भी इस जंग में कूद पड़े। जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन जंग में सफलता का दावा करते हुए मदद की पेशकश की। Життя в Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від шахедів. Цілком справедливо розраховуємо, що і нашому захисту буде надаватись відповідна допомога. जो हसरत जेलेंस्की की है, शायद वही अमेरिका और इजराइल की भी। नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से इजराइल ने ईरान के तेल भंडारों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और ये हमले रात भर चले। ईरान के करज में फारदिस ऑयल डिपो पर IDF ने जोरदार हमला बोला। ये धमाका ईरान को भुलाए नहीं बोलेगा, क्योंकि तेल डिपो में मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ। और IDF के ये हमले कितने भयंकर थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यह ईरान की वो सुबह है जब सूरज धुंध की चादर के नीचे दबा नजर आया। और इजराइल का दावा है कि उसने ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल ने वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि उसने पिछले कुछ दिनों में ईरान के 400 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए, और इजराइल के निशाने पर अब पूरी तरह से ईरान के तेल के ठिकाने हैं। क्या है इजराइल का प्लान, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। युद्ध का 9वां दिन तेहरान में अंधेरे के साथ शुरू हुआ, क्योंकि 8वें दिन की रात ईरान के लिए बहुत भारी रही। इजराइल ने तेहरान समेत ईरान के तमाम शहरों में मौजूद ऑयल डिपो और रिफाइनरियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। उसमें रात भर धमाके किए। अमेरिका और इजराइल का मेन टारगेट ईरान की ऑयल चेन को तोड़ना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जो कमाई तेल से करता है वो तो रुके ही, साथ ही उसके पास मौजूद तेल का भंडार भी जलाकर राख कर दिया जाए। IDF ने एक ही रात में तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो, कोहाक इलाके का फ्यूल स्टोरेज, करज के पास ऑयल डिपो और दक्षिण तेहरान के तेल भंडारण केंद्र पर स्ट्राइक की। यानी निशाना एकदम क्लियर था, तेल का खेल बिगाड़ा जाए, क्योंकि यही ईरान की लाइफलाइन है। और ये सब ट्रंप के प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार है। Strategic reserve? Yeah. Well, I'm the one that built them up. Biden used them so that
he could get some extra votes in the election. It turned out it wasn't even him that ran, it was Kamala, and she... ईरान के तेल भंडारों पर हमला मतलब दुनिया के लिए तेल का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि इन हमलों की आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक भी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि तेल सप्लाई ठप होने से क्रूड ऑयल के दाम $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल टैंकरों के निकलने पर ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी। हालांकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो रुकावट है उससे ईरान का कोई वास्ता नहीं। منطقه ناامن میشه. ما نمیخوایم ناامن بشه. ذات این جنگ ذاتی است که ناامنی به وجود میاد. لذا اختلال در ترابری هوایی به وجود میاد. در ترابری دریایی به وجود میاد. मिडिल ईस्ट के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल को तेल ही बिगाड़ने वाला है। ईरान का कहना है कि वो भारत के तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देगा। उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते वक्त किसी तरह का कोई खतरा नहीं, लेकिन जंग की वजह से देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम जरूर बढ़ गए। 7 रुपए के इस उछाल से क्या आगे भी घबराने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब हमने अर्थशास्त्री शरद कोहली से लिया। आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन की तरह काम करता है। 20% दुनिया की सप्लाई यहाँ से आती है। भारत की लगभग आधी सप्लाई 40% से 50% तक यहाँ से आती है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत में एलपीजी की कीमतों पर भी फ़र्क पड़ सकता है। ये एलपीजी की कीमतें जो हाल में देखा हमने 60 रुपये बढ़ी, तो इमीडिएटली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर लंबे वक्त तक बंद रहती हैं तो कीमतों पर दबाव आ सकता है। इसमें भारत को विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। इसमें सोलर एनर्जी का प्रयोग हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकिंग सिस्टम्स आते हैं, उनका इस्तेमाल हो गया, पाइप्ड नेचुरल गैस हो गया, ये भी एक विकल्प बन के आ सकता है। इन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। मतलब ईरान एक तरफ दुनिया में तेल का बॉस बने रहना चाहता है और दूसरी तरफ वो अपनी मिसाइल ताकत से अमेरिका और इजराइल के इरादों को ढेर करने पर तुला हुआ है। यही तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन इजराइल खामेनेई के इस मुल्क की मिसाइल ताकत को भी जमकर टारगेट कर रहा है। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल बनाने वाले 2 सबसे बड़े अड्डों को तबाह कर दिया है, वहां पर स्ट्राइक की है। लेकिन इजराइल के इस दावे के कुछ ही देर बाद ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान पर गरजी। ईरान ने बगैर कोई बयान दिए ये बता दिया कि उसकी मिसाइलें सुरक्षित भी हैं और उनके टारगेट भी बिल्कुल सेट किए गए। और इस हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुले तौर पर ये चेतावनी दे दी है कि दुश्मन उनके देश को कमज़ोर आंकने की गलती बिल्कुल भी न करें। مردم عزیز کشورمون که با قدرت، با صلابت و با شور و شوقی که در صحنه دارن دشمنان ما رو دارن ناامید میکنن قدردانیم. گفتگوهایی که ما دیروز داشتیم گویا تصوراتی رو که دشمن ازش برداشت کرده تصورات خامی بوده. ईरान की तरफ से किए गए ताजा हमलों से एक बात तो साफ है कि वो झुकने वाला नहीं। ईरान के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले खाड़ी के देशों को यह भरोसा दिया था कि वो उन पर मिसाइलें नहीं बरसाएंगे, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि वो अमेरिका और इजराइल का साथ न दे। ईरान का दावा है कि अमेरिका खाड़ी के देशों को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगा था, लेकिन उसका ये एजेंडा औधे मुँह गिर गया। لذا اختلال در ترابری هوایی به وجود میاد، در ترابری دریایی به وجود میاد. ما تنگه هرمز نبستیم، به طور طبیعی بسته شده، کسی نمیتونه عبور کنه چون مرتب در حال درگیری. ईरान एकजुट होता दिख रहा है। तेहरान हो या इस्फहान, हर जगह जनता सड़कों पर है। ईरान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। उधर इराक की संसद में तक ईरान के समर्थन में सांसद खड़े हो गए। ईरान ये जानता है कि इराक को अमेरिका मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इराकी संसद में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगे।
हालांकि यूएई के साथ ऐसा नहीं जैसा इराक के साथ। इसी वजह से यूएई के तमाम शहर ईरान का प्रकोप झेल रहे हैं। दुबई में एक बार फिर ईरानी हवाई हमले की आहट दिखी, जिसके बाद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने ईरान को चेतावनी दे दी। نحن في فترة حرب. الإمارات مغرية، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. वॉर जोन के मास्टर एंगल से लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे तमाम अपडेट्स के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।